हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और दोस्तों, आप इसको अपने दोस्तों के साथ, जो कि आपके बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं और आपके जो फेसबुक ग्रुप बने होते हैं, तो आपने इन सारी वीडियोस को वहाँ पर ज़रूर से शेयर कर देना है और वहाँ के जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर से बोलना है। तो देखते हैं, आज का हमारा ये 15वां लेक्चर है जिसमें हम कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपने हमारे साथ जो है पूरा बनाए रखना है, पूरी फुल एनर्जी के साथ हम इस सब क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और आपने सेशन एंड होने के बाद आपके कितने मार्क्स यहाँ पर बने हैं, आपने वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके इतने मार्क्स आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्याजे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पर ये क्या बात कही जा रही है कि प्याजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से ना आपको नीचे दिए हुए सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और आपको बताना है कि जो प्याजे के अनुसार जो पेयर है, कौन सा ऐसा जो पेयर होगा वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा किसके लिए, कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो क्या वो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है एसिमिलेशन एंड जेडपीडी, मतलब ये कि एसिमिलेशन में आपको भी समझाऊंगा अभी कि जेडपीडी क्या है, एसिमिलेशन क्या है, और यहाँ पर एकोमोडेशन, स्कैफोल्डिंग, आईक्यू, क्रिएटिविटी, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। तो आपको सबसे पहले हम समझेंगे कि ये इसमें से ऑप्शन इसका सही कौन सा होगा। तो क्या ये एकोमोडेशन एंड स्कैफोल्डिंग होगा, या फिर आईक्यू एंड क्रिएटिविटी, या फिर एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। हिंदी में देख लेते हैं कि आत्म सात्करण तथा जेपीडी, या फिर समायोजन तथा आधारभूत सहायता, या फिर आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि तथा सृजनात्मकता, या फिर क्या लिखा हुआ है कि आत्म सात्करण तथा समायोजन। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। ये क्यों होगा और इसमें क्या बातें बताई हुई हैं इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ याद होगा तो प्याजे क्या कहते हैं कि जो आपकी एसिमिलेशन और जो अकोमोडेशन है वो क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है, आपने उसको कहा कि ये देखिए ये कुत्ता है, ठीक है ना। आपने उसको कुत्ता दिखा दिया और कहा कि इसके 4 पैर होते हैं, उसकी एक पूंछ होती है और उसके यहाँ पर ऐसे 2 कान होते हैं। तो वो उसने कहा ठीक है, वो समझ गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एसिमिलेशन है। मतलब कि कोई नई जब इंफॉर्मेशन आप किसी को बताते हैं, ठीक है ना, या फिर किसी के दिमाग में आप फिट करते हैं जो नई इंफॉर्मेशन या फिर नई जानकारी होती है, तो उसको तो हम कहते हैं एसिमिलेशन, जिसको हम हिंदी में आत्म सात्करण कहते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें एकोमोडेशन की, एकोमोडेशन क्या होता है, मान लीजिए कि अब वो बच्चा आ गया, ठीक है ना। अब बच्चे ने किसी घोड़े को देखा, मतलब कि किसी हॉर्स को देखा। अब हॉर्स को देखने के बाद उसने कहा कि ये कुत्ता है। तो आपने उसको समझाया नहीं बेटा ये कुत्ता नहीं है, इसके ये जो घोड़ा है ये तो घोड़ा है, ये थोड़ा सा लंबा होता है, इसकी थोड़ी पूंछ लंबी होती है, ये तेज दौड़ता है, ये कुत्ते के मुकाबले ये कुत्ता ये चीज़ें खाता है, घोड़ा ये चीज़ें खाता है। तो अब जो बच्चा था उसके मन में क्या हुआ, जो उसका दिमाग था उसके बीच में जो वेरिफिकेशन थी, वेरिफिकेशन कहने का मतलब मॉडिफिकेशन। अब उसके जो दिमाग में अब जो पुरानी जानकारी थी, अब उसको नई जानकारी से रिप्लेस कर दिया गया। मतलब कि जो उसकी एग्जिस्टिंग जो नॉलेज थी, अब उसको क्या कर दिया गया, अब उसको यहाँ पर उसको नए से बदल दिया गया। नए का मतलब ये है कि पहले जो एसिमिलेशन था वो तो सिर्फ एकदम से नई जानकारी उसमें भर दी गई। अब एकोमोडेशन में ये होता है कि आपकी जो पहले वाली जानकारी थी उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की गई, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो लास्ट है वो बिल्कुल ही सही है। अगर हम यहाँ पर बाकी ऑप्शन को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर असिमिलेशन तो हमने फर्स्ट ऑप्शन में आपको जो असिमिलेशन दिख रहा है वो तो हमने समझ लिया। अब ये जेडपीडी क्या है, जेडपीडी कहने का मतलब ये कि जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी। तो जेडपीडी में ये होता है कि एक आपने एक स्कैफोल्डिंग वर्ड सुना होगा जो आपकी ऑप्शन नंबर सेकंड में दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग मतलब कि जेपीडी और यहाँ पर जो आधारभूत सहायता है मैं आपको इसको समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, मान लीजिए कि आपने क्या किया कि आपने ना किसी बच्चे को कोई हेल्प दी, जैसे कि कोई बच्चा है, कोई साइकिल चलाने वाला है, तो आपने उसको थोड़ी सी टेम्परेरी हेल्प दी, तो ये क्या है, ये स्कैफोल्डिंग है।
अगर हम यहाँ पर बात करें ZPD की, तो जो बच्चा आपकी मदद से जितना वो कर सकता है, जो उसकी कैपेसिटी है, ठीक है ना। पहले अगर आप उसको जो हेल्प थी पीछे से अगर आप वो नहीं देते तो क्या बच्चा वो साइकिल चला पाता, नहीं चला पाता। तो आपके वो थोड़े से मदद देने से, आपकी टेम्परेरी हेल्प करने से जो वो बच्चा है वो क्या कर पा रहा है, वो अब साइकिल को चला पा रहा है, ठीक है ना। तो वो उसकी कैपेसिटी अब इतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ZPD है। अगर हम बात करें कि वो बच्चा जो उसको टेम्परेरी हेल्प दी गई उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में स्कैफोल्डिंग वर्ड भी दिखाई दे रहा है, ZPD भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर असिमिलेशन और एकोमोडेशन को हम ऑलरेडी समझ ही चुके हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि अ चाइल्ड फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन एंड इग्नोर द अदर, दिस इज ड्यू टू। कोई बच्चा किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरे की पूर्ण अवहेलना करता है, तो इसका कारण है आपको ये बताना है कि एक बच्चा है यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चा क्या कर रहा है कि जैसे कि ना वो किसी एक ही चीज़ पर ध्यान दे रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो क्या ये ईगो सेंट्रिक बिहेवियर है कि आत्म केंद्रित व्यवहार, या फिर इनएबिलिटी टू इमिटेट की अनुकरण करने की अक्षमता, या फिर फोकस ऑन सिंबॉलिक थॉट की ये प्रतीकात्मक विचार पर फोकस, या फिर कंसंट्रेशन की एकाग्रता। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ये आपका कंसंट्रेशन होगा। क्यों होगा मैं आपको ये भी समझाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर बनता है वो एकाग्रता बनता है। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ना है और समझना है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो बच्चा होता है वो सिर्फ एक ही जगह पर फोकस करता है और बाकी जगह को इग्नोर कर देता है। तो आपने छोटे बच्चे तो देखे होंगे ना, जो 0 से लगभग यहाँ 1 या 2 साल के जो बच्चे होते हैं, तो आपने कभी देखा है कि अगर आप उसके सामने कोई खिलौना रख देते हैं, ठीक है ना, तो जब तक उसके वो सामने है उसका ध्यान उस पर रहेगा। अगर आप उस पर क्या कर देंगे, उसको अगर साइड में हटा देंगे, ठीक है ना, तो वो क्या कर देगा, वो उसको भूल जाता है, ठीक है। क्यों भूल जाता है, क्योंकि उसका आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ प्रेजेंट वर्ल्ड में ही जीता है। इसी को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो वो जो बच्चा होता है कि सिर्फ वो एक ही जगह पर, एक ही बात पर वो ध्यान देता है, अगर उसके सामने से वो चीज़ हटा दी जाए तो उसके बारे में वो भूल जाता है। तो यही कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन होने वाला है। इन प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, तो आपको कुछ याद आ रहा होगा कि जो हमारी मोरल जो है कोल्सबर्ग की जो थ्योरी थी, ठीक है ना, तो यहाँ पर मोरल की थ्योरी थी, उसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पूर्व परंपरागत नैतिकता में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, तो आपको कुछ याद आ रहा होगा कि जो इनकी जो स्टेजेस थी, इनके जो लेवल थे वो कितने कितने में बांटे गए थे। तो यहाँ पर जो इनकी कोलबर्ग की जो थ्योरी थी मोरालिटी की, तो यहाँ पर इसको आपको 3 लेवल में और यहाँ पर इसको 6 स्टेजेस में बांटने को यहाँ पर दिया गया था। हर लेवल में यहाँ पर आपको 2 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें, जो फर्स्ट यहाँ पर आपका लेवल होता है उसमें आपको 2 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। और ये प्री कन्वेंशनल की बात कह रहा है, ठीक है। प्री कन्वेंशनल होता है, फिर बाद में कन्वेंशनल होता है, और बाद में इसके बाद होता है पोस्ट कन्वेंशनल। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो आपका प्री कन्वेंशनल मोरालिटी होती है, ये इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपको यही बताना है, मैनी रूल्स एंड वैल्यूज आर इंटरनलाइज्ड बाय द इंडिविजुअल, कि बहुत से नियमों तथा मूल्यों को व्यक्ति द्वारा आंतरिकता दी जाती है, या फिर जेनेरिक एंड ब्रॉड बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस आर इन्वॉल्व टू व्यू लॉज एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, की न्याय के व्यापक तथा उदारता आधारित सिद्धांत नियमों को सामाजिक अनुबंध के रूप में देखने के लिए शामिल किए जाते हैं। या फिर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि द आइडिया ऑफ रूल्स एंड वैल्यूज इज नॉट डेवलप्ड एट ऑल, कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि नियमों तथा मूल्यों का विचार विकसित नहीं होता है। या फिर रूल्स आर एक्सटर्नल टू द सेल्फ, कि जो व्यक्ति के लिए जो नियम तथा जो कानून है वो क्या है, रूल्स आर एक्सटर्नल है टू द सेल्फ, कि आपके लिए जो नियम तथा कानून है वो मूल्य से बाहर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है। तो आपका अगर सही आंसर की बात करें तो वो कौन सा होगा, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज की यहाँ पर बात कही जा रही है, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मैंने रूल्स एंड वैल्यूज आर इंटरनलाइज्ड बाय द इंडिविजुअल, की यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मूल्यों को जो व्यक्ति द्वारा आंतरिकता दी जाती है, ठीक है ना, बट यहाँ पर आंतरिकता नहीं दी जाती। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जेनरिक एंड ब्रॉड बेस्ड प्रिंसिपल्स। तो ये आप देख पाएंगे कि ये आपका जो सेकंड स्टेज थी, ठीक है ना, सेकंड स्टेज नहीं सेकंड लेवल था आपका, वो उसमें ये बात दी गई है। अगर आप यहाँ पर बात करें थर्ड की, द आइडिया ऑफ रूल्स एंड वैल्यूज इज नॉट डेवलप्ड एट ऑल, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। और जो आपका ऑप्शन नंबर डी है
वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि रूल्स आर एक्सटर्नल टू द सेल्फ, कि यहाँ पर बच्चा जो होता है उसमें नैतिकता इतनी डेवलप नहीं हुई होती, उसको ये नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, वो कहेगा रूल्स आर रूल्स, ठीक है ना। आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो बच्चा होता है तो वो कहेगा कि भाई अगर आपने चोरी किया तो चोरी करना पाप है, या फिर आपने कोई अच्छे काम के लिए भी चोरी की हो, वो ये नहीं कहेगा, बस वो कह देगा कि भाई चोरी करना पाप है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल ही यहाँ पर सही होने वाला है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। डैश बिलीव्ड दैट कोग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स इन अ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड इन्वॉल्व्स आउट ऑफ अ चाइल्ड्स सोशल इंटरेक्शन। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि डैश विश्वास करते हैं, ठीक है ना। किसकी बात यहाँ पर कही जा रही है कि संज्ञानात्मक विकास बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उसकी सामाजिक अंतर्क्रिया से विकसित होती है। तो ये कौन से हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये किसकी बात करते हैं? क्या ये फ्रॉयड हैं, वाइगोट्स्की हैं, एरिक्सन है, या फिर पियाजे हैं? तो आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये अभी हमने ना ये कितनी बार ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आपको ये याद हो जाना चाहिए और ये आपको समझ में भी आ जाना चाहिए कि जो आपके वाइगोट्स्की हैं वो क्या करते हैं, वो जो आपका सोशल है, ठीक है, सोशो कल्चरल जो कॉन्टेक्स्ट है इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि पहले आपकी जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती है, बाद में इन्होंने ऐसा भी कहा है कि बाद में जो आपका सोसाइटी के साथ आप कितना कुछ सीख पाते हैं, तो वो सबको सोसाइटी के मदद से ही सोसाइटी की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल ही यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, वाइगोट्स्की यहाँ पर आ जाएगा सही आंसर। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा आज का 5th क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरिस्ट, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो लैंग्वेज है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। किसी सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपको ये बताना है पियाजे, बंडूरा, पैवलोव या फिर वाइगोट्स्की। पियाजे, बंडूरा, पैवलोव, वाइगोट्स्की, इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों मैंने अभी बताया ना कि जो आपके वाइगोट्स्की हैं वो क्या कहते हैं कि पहले बच्चा लैंग्वेज सीखता है, तो ये क्या कहते हैं कि बच्चे में जो थॉट है वो बाद में डेवलप होता है, पहले बच्चे की जो लैंग्वेज है, ठीक है ना, वो यहाँ पर डेवलप होती है। तो यहाँ पर ये ऐसी बात करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, वो आपका वाइगोट्स्की यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर है। तो देखते हैं यहाँ पर आपका सही आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं हमारा आज का 6th क्वेश्चन है। अ टीचर बिलीव दैट ईच चाइल्ड इज यूनिक। तो यहाँ पर जो एक टीचर है वो क्या बिलीव करते हैं कि सभी बच्चे क्या हैं, यूनिक हैं, एंड अ स्पेशल इंडिविजुअल, एंड देयरफॉर एक्टिविटी इन्वॉल्व्स देम इन देयर ऑन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट द टीचर इज अडॉप्टिंग। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि शिक्षक विश्वास करता है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय तथा विशेष होता है, इसीलिए वह उन्हें अपनी शिक्षा तथा विकास में सक्रिय रूप से सम्मिलित करता है, वो अपनाते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि आपने एक बार क्वेश्चन को ना ढंग से समझने की कोशिश करनी है कि ये पूछ क्या रहा है कि बच्चे टीचर क्या विश्वास कर रहा है कि जो बच्चा है, ठीक है ना, वो अलग है, मतलब ये कि एक यूनिक है। तो आपने सभी बच्चे देखे हैं ना कि जो यूनिक बच्चे होते हैं, कई इंटेलिजेंट होते हैं, कई स्लो लर्नर होते हैं, कईयों में कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कोई यहाँ पर एथलेटिक्स में अच्छे होते हैं, कोई ड्राइंग में अच्छे होते हैं, कि नहीं कि कई बच्चों की सिंगिंग अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो यूनिक है। तो अब क्या करना है आपने कि अब आप ना इन्वॉल्व देम इन देयर ओन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। तो आप उनके हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना, उन्हें उनकी अपनी शिक्षा तथा विकास में सक्रिय रूप से सम्मिलित करता है। तो ये क्या है, ये क्या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा है, मेथड सेंटर्ड एजुकेशन है, विधि केंद्रित शिक्षा है, या फिर टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की शिक्षक केंद्रित शिक्षा, या फिर सोशल सेंट्रिक एजुकेशन है ये कि विद्यालय केंद्रित शिक्षा है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसका ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है, बाल केंद्रित शिक्षा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का जो भी यूनिकनेस है, स्पेशल जो एजुकेशन है, इंडिविजुअल है, यहाँ पर बच्चे पर हम इसी बात पर ध्यान देते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ही कहते हैं। आजकल अगर हम बात करें तो आजकल की जो शिक्षा है वो भी चाइल्ड सेंटर्ड ही एजुकेशन है। तो आपने देखा है ना कि अगर बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसा थोड़ी है कि बच्चों को यहाँ पर कहेंगे कि भाई आप अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, आप बच्चों को अलग तरीकों से समझाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। अब ऐसा थोड़ी कि आप बहाने बनाने लग जाएंगे, कल को आप टीचर लग जाएंगे तो फिर आप ऐसा कहेंगे कि नहीं बच्चे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप अपने पढ़ाने का तरीका बदलिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ये बात कही जाती है किसमें, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे 7th क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स इंटेलिजेंसी। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि को सर्वोत्तम व्याख्या करता है। बुद्धि की सर्वोत्तम व्याख्या करने की बात कही जा रही है। इंटेलिजेंसी इज एन अनडायमेंशनल कंसेप्ट। यहाँ पर क्या है, बुद्धि अन आयामी अवधारणा है,
इंटेलिजेंसी इज इन्फ्लुएंस बाय ओनली हेरिडिटी। तो दोस्तों अगर आपने कल परसों का सेशन देखा हो तो हमने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा बात की थी, तो आप ना ये उड़ा देना चाहिए आपको ये ऑप्शन ही देख के, ठीक है ना। तो आप ये वाला ऑप्शन ऐसे ही काट दोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन्फ्लुएंस बाय ओनली, यहाँ पर ओनली की बात कही जा रही है कि सिर्फ हेरिडिटी के द्वारा। हेरिडिटी होती क्या है वैसे अगर हम बात करें कि जो आनुवांशिकता होती है, कि जो आपके जो गुण होते हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो आपने देखा होगा ना कि जो कई यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं तो आपको कुछ गुण भी मिलते हैं ना अपने पेरेंट्स से, जो आपके जो फीचर्स हैं, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि जो अगर माँ बाप मोटे होते हैं तो उनके बच्चे भी मोटे होते हैं। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि उनके जो अगर माँ बाप उनके चश्मे लगे हुए हैं तो उनके बच्चों को भी लग जाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ जो बुरी चीज़ें नहीं, जैसे कि उनको कोई प्रॉब्लम है तो वही यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, कई बार जो उनकी इंटेलिजेंसी होती है वो भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो इंटेलिजेंसी है वो सिर्फ हेरिडिटी के द्वारा ही प्रभावित होती है। तो सिर्फ हेरिडिटी तो आप कैसा कह सकते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंसी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट ओनली, कि जो बुद्धि केवल वातावरण से प्रभावित होती है। यहाँ पर भी सिर्फ की बात कही जा रही है तो अभी ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इंटेलिजेंसी इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। क्यों सही है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हार्वर्ड जो गार्डनर है उनकी यहाँ पर थ्योरी है कि यहाँ पर जो एक बच्चा होता है, ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सारी टाइप्स की जो आपकी इंटेलिजेंसी होती है, जैसे कि लॉजिकल, यहाँ पर जो कह सकते हैं कि लॉजिकल टाइप की इंटेलिजेंसी होती है, यहाँ पर मैथमेटिकल टाइप की होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक नेचर की होती है, एक यहाँ पर आप बहुत सारे यहाँ पर काइनेस्थेटिक होती है। तो इसी तरह में यहाँ पर बात कही जा रही है कि जो आपकी इंटेलिजेंसी होती है वो बहुत प्रकार की होती है। और यहाँ पर यही तो कहा जा रहा है ऑप्शन नंबर डी में कि जो आपकी इंटेलिजेंसी है इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर बहुआयामी जो आपकी अवधारणा होती है बुद्धि एक, ठीक है। तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ही यहाँ पर सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे 8th क्वेश्चन पर। यहाँ पर लैंग्वेज की बात कही जा रही है। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज डैश थॉट। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ थॉट। तो यहाँ पर क्या जो भाषा है विचार से पूर्ण स्वतंत्रता है। तो क्या ये बात है या फिर इज सिनोनिमस विद के समानार्थक है, या फिर इन्फ्लुएंस जो लैंग्वेज है वो क्या करता है कि जो भाषा है विचार को प्रभावित करता है। तो क्या ये बात है या फिर कैन बी इक्वेटेड विद कि ऐसे जोड़ी जा सकती है, भाषा विचार से जोड़ी जा सकती है। तो आपको ये बताना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, अभी हमने बात की थी ना कि जो हमारे कोलबर्ग्स हैं, ठीक है, कोलबर्ग नहीं, हमारे जो वाइगॉट्स्की हैं, अभी हमने उनकी बात की थी कि जो भी हमारी जो भाषा होती है वो प्रभावित करती है। पहले भाषा बच्चे की डेवलप होती है, बाद में उसके विचार को प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये बात पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? तो यहाँ पर उसके हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि जो आपकी भाषा है इन्फ्लुएंस थॉट, कि जो भाषा है विचार को प्रभावित करते हैं। तो ये आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, और अगर आप आज के क्वेश्चन देख पा रहे होंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन भी हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं इसको भी। When parents buy dolls for their daughters and football for their sons, their decision reflect। तो यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि जब अभिभावक अपनी पुत्रियों के लिए गुड़िया और पुत्रों के लिए फुटबॉल खरीदते हैं तो उनका यह निर्णय दर्शाता है। तो ये निर्णय क्या दर्शा रहा है आपको ये बताना है कि जेंडर कंसिस्टेंसी है, कि लैंगिक समरूपता है, जेंडर इनसेंसिटिविटी है, कि लैंगिक संवेदनशीलता है, या फिर जेंडर एम्पावरमेंट है, कि लैंगिक सशक्तता है, या फिर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। तो ये लैंगिक जो आपकी रूढ़िबद्ध धारणा है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो बिल्कुल ही सही है। तो दोस्तों हमने इसको ऑलरेडी कितनी बार हमने अपनी, चाहे एसएसटी की क्लास हो, चाहे हमारी ये हिंदी इंग्लिश, चाहे ये आपकी सीडीपी की चलो क्लास चली रही है, तो हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया है कि जब भी किसी जेंडर के बारे में विशेष किसी का तरफ झुकाव दिखाया जा रहा हो, ठीक है ना, तो ये झुकाव यानी कि आप कह सकते हैं कि उनकी एक फिक्स्ड इमेज, जैसे कि आपको ज़्यादातर देखा होगा कि महिलाओं को ज़्यादातर घरेलू रूप में दिखाया जाता है कई किताबों में, और यहाँ पर कहा जाता है कि जैसे कि ना कैमरा पर्स, अब आजकल ये यूज़ किया जा रहा है ना कि पहले कैमरामैन यूज़ करते थे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एस्ट्रोनॉट को यहाँ पर स्पेसमैन या फिर कुछ यहाँ पर और ही यहाँ पर जो शब्द हुआ करते थे वो यहाँ पर यूज़ किए जाते थे। बट यहाँ पर अगर हम आज की बात करें तो यहाँ पर कैमरा मैन की जगह कैमरा पर्सन यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्या किया जा रहा है, ये स्टीरियोटाइपिंग जो है उसको यहाँ पर ख़त्म करने की बात यहाँ पर की जा रही है।
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस ऑप्शन में क्या क्वेश्चन की क्या डिमांड है कि व्हेन पेरेंट्स बाय डॉल्स, कि जो पेरेंट्स हैं वो लड़कियों के लिए गुड़ियाँ यहाँ पर क्यों खरीद रहे हैं, और जो वहाँ के उनके जो लड़के हैं उनके लिए फुटबॉल यहाँ पर क्यों खरीदा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो उनका जो डिसीजन है वो क्या है, वो फिक्स्ड है कि हाँ भी बच्चे जो लड़कियां हैं वो गुड़िया के साथ ही खेलेंगी। तो ये आपकी जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है ये उसको ही दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, इसको देख लेते हैं। इन अ क्लासरूम टीचिंग लर्निंग नीड्स टू बी, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कक्षा में शिक्षण अधिगम को स्टैंडर्डाइज बिकॉज ओनली देन द, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि स्टैंडर्डाइज बिकॉज ओनली देन कैन असेसमेंट बी ऑब्जेक्टिव एंड वैलिड, कि मानकीकृत कर देना चाहिए क्योंकि इसके बाद ही आकलन उद्देश्यपूर्ण तथा वैध हो सकता है। या फिर ऑप्शन नंबर 2 इंडिविजुअलाइज्ड सिंस देयर आर इंडिविजुअल्स डिफरेंस अमंग लर्नर्स, की यहाँ पर जो विशिष्ट कर देना चाहिए क्योंकि सीखने वाले में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। या फिर इंडिविजुअलाइज्ड बिकॉज लर्नर्स आर अ होमोजेनस ग्रुप, कि यहाँ पर विशिष्ट कर देना चाहिए क्योंकि सीखने वाले समांगी समूह हैं। या फिर स्टैंडर्डाइज सिंस लर्निंग नीड्स टू बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल द लर्नर्स, की मान्यकृत कर देना चाहिए क्योंकि सभी सीखने वालों के लिए अधिगम एक रूप होना चाहिए। तो दोस्तों हम इसको ना एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। तो अगर हम यहाँ पर लास्ट ऑप्शन की बात करें तो क्या आपका लास्ट ऑप्शन सही है, कैसे सही है, या फिर गलत है, तो कैसे गलत है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि आपका एक क्लासरूम है, यहाँ पर टीचिंग लर्निंग जो आपकी प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम की जो प्रोसेस चल रही है, तो इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर लास्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है कि स्टैंडर्डाइज कर देना चाहिए, ठीक है ना, इसको हमें मान्यता प्राप्त दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो लर्निंग है, लर्निंग को सभी को यूनिफॉर्म नीड्स की जरूरत होती है। तो आपको लगता है यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पर इंटेलिजेंट होंगे, कुछ बच्चे यहाँ पर वीक होंगे, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ पर क्वेश्चन होते होंगे जिनको आप सोचते होंगे कि यार ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको रहने दो, ठीक है ना, आप इसको समझाइए मत, इसको सीधा आगे ही ले चलिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हमारे हो सकते हैं जिनको यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पर डिटेल में समझाना पड़े, उनको एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसे इम्प्लीमेंट करें अपनी क्लास में, तो यहाँ पर जो सभी बच्चे होते हैं उनको एक ही, आप कह सकते हैं ना कि जो सभी भेड़ होती हैं उनको हम एक ही आदेश देंगे तो वो सभी एक तरह से काम करने लग जाए। तो हम ऐसा नहीं ना कर सकते बच्चों के साथ, वो बच्चे हैं, ठीक है ना, फ्यूचर है हमारा यहाँ पर कह सकते हैं कंट्री का। तो हम उसको बड़े अच्छे ढंग से प्यार से ध्यान देंगे उन पर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 4th है जो वो तो हो जाएगा गलत। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इंडिविजुअलाइज्ड, इसको विशिष्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीखने वाले होमोजेनस ग्रुप के हैं। होमोजेनस ग्रुप का वैसे आपको मतलब पता है क्या होता है? होमोजेनस ग्रुप मतलब ये कि सभी समान है, ठीक है ना। होमोजेनस मतलब कि सबका जो मेंटल लेवल है वो एक है, सभी एक ही तरह के हैं, उनका दिमाग एक ही तरह का है, ठीक है ना, उनकी इंटेलिजेंस एक ही टाइप की है। तो आपको ऐसा लगता है ऐसा है? बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि स्टैंडर्डाइज, यहाँ पर स्टैंडर्डाइज कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो असेसमेंट है, ठीक है ना, कैन असेस बाय ऑब्जेक्टिव एंड वैलिड, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मान्यकृत कर देना चाहिए क्योंकि इसके बाद ही आकलन उद्देश्यपूर्ण हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर 2 देखे तो वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्यों सही है इसके बारे में भी देख लेते हैं कि यहाँ पर जो आपका इंडिविजुअलाइज्ड जो आपका प्रोग्राम है वो शुरू करना चाहिए, कि विशिष्ट कर देना चाहिए क्योंकि सीखने वाले में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं मतलब ये कि कुछ बच्चे यहाँ पर इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ वीक होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको तरह तरह के स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आपका जो प्लान है, ठीक है ना, तो वो क्या होना चाहिए? इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए, कि आपका भी बच्चों के हिसाब से, उनके मेंटल लेवल के हिसाब से आप जो भी उनका प्लान होगा, टीचिंग का प्लान होगा, आप वो बनाएंगे। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ कंसेप्ट बिल्डिंग भी जरूर से यहाँ पर हुई होगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लें। और दोस्तों आपने हमें मार्क्स जरूर से बताने हैं कि आपके यहाँ पर कितने मार्क्स आए हैं। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब तो जरूर से कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।